हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशंस में। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं क्लास 10 की इंग्लिश के चैप्टर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे पहले हम लोग इस चैप्टर के समरी को देखेंगे कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर में आखिर ये कहानी, ये सारांश में कहता क्या है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, यही सब चीज को देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी इस क्लास में हम लोग रिकवर करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और आप सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जुड़े ताकि सभी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी क्लास की तैयारी आप लोग कर सके। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्लास 10 के इंग्लिश के चैप्टर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर को। तो सबसे पहले हम लोग इसके राइटर को जानते हैं। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के राइटर कौन? तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसके जो राइटर है वो है आपको हुमायूं कबीर। कौन है? हुमायूं कबीर इसके राइटर है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके समरी को समझते हैं, इसका आखिर समरी हमें कहता क्या है। और मैं पहले ही बता दिया हूँ, जो स्टूडेंट न्यू है और जो अभी तक किसी वीडियो को नहीं देखे वो ज्यादा से ज्यादा अपने पिछले क्लास को रिकवर करना चालू करें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। और अभी तक हम लोग इंग्लिश में सारे 6 चैप्टर का आप लोगों को समरी सहित देख चुके हैं और ये हमारा 7वां चैप्टर है। और आप सभी अगर ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहेंगे तो मुझे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बताने में अच्छा भी लगता है और मजा भी आता है। तो अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़ते हैं तो फिर मुझे बताने में उतना एक्टिविटी फील नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले इसके समरी को देखते हैं। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जिसको हुमायूं कबीर लिखे हैं, इसका समरी हमें कहता क्या है और समरी में हमारा क्या है। तो समरी इन हिंदी, हम लोग हिंदी को समरी को हम लोग हिंदी में देखते हैं। तो पहला इसका जो पॉइंट है वो आप लोग देख लिया, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, भारतीय संस्कृति की विविधता तथा सामर्थ्य का सुचिपूर्ण विवरण है और उक्त विवरण हुमायूं कबीर के बड़ौदा विश्वविद्यालय में अपने भाषण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? ये हुमायूं कबीर जो है बड़ौदा विश्वविद्यालय में अपना जो भाषण दिए थे उससे इसको प्रस्तुत किया गया है। तो यहां तक आप लोग समझ गए कि यह संस्कृति जो कहां से, ये हुमायूं द्वारा जो बड़ौदा विश्वविद्यालय में भाषण दिया था उससे प्रस्तुत किया गया है। इसमें हमारे देश के अनेक जातियों द्वारा आक्रमण हुए जो हमारी भूमि पर आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से आए, जैसे अंग्रेज लोग। कुछ समय पूर्व तक यह मान्यता थी कि आर्य लोग भारतीय भूभाग पर सबसे पहले आक्रमणकारी थे। यह भी समझा जाता था कि उस समय हमारा देश असभ्य तथा बर्बर था, किंतु बाद में शोधकार द्वारा यह बात निर्मूल पाई गई कि इस तरह से पता चला कि आर्यों के आक्रमण से पूर्व भी अनेक अन्य जातियां तथा समुदाय ने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य, अपना कब्जा जमाया और प्रयास किया कि अंत इस पर अधिकार जमाया जा सके भारत पर। और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने विकसित सभ्यता को यहाँ निर्माण किया। तो इसमें हुमायूं कबीर जो है इस लेखक है इस चैप्टर के, उन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय में अपना एक भाषण दिया था जो आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो उसमें उसने कहा था कि यहाँ अनेक जातियां आए, अनेक बार आक्रमण हुए, अनेक बार इस पर कब्जा करने की कोशिश की गई और अन्य लोग, जब आर्य समाज के लोग यहाँ आए तो उस पर आक्रमण हुआ। तो उस समय जो है यहाँ पर समझा जाता कि हमारे देश के जो लोग हैं वो असभ्य हैं, बर्बर है, इस तरह के लोग सोचते थे। लेकिन बाद में एक सोर्स द्वारा पता चला कि यहाँ पर की जो प्रजाति वो निर्मूल पाई गई है और अन्य तथ्यों से पता चला कि आर्य के आक्रमण से जो पूर्व यहाँ पर अनेक जातियां भी इस पर कब्जे करने की कोशिश की गई थी। और इस प्रक्रिया से विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण इस प्रकार क्रमशः होता गया कि ग्रीक, जिसको हम लोग यूनानी बोलते हैं, शक, खून तथा सैकड़ों अनाम जातियों ने बिना किसी कठिनाइयों से यहाँ प्रवेश किया तथा बस गए। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी जातियां आई, बहुत सारी संस्कृति आई और बिना किसी पर्यटन के, मतलब हल्के से जाति के बिना किसी कठिनाई के यहाँ पर बस गई। जैसे हमारे ग्रीक, यूनानी, शक, खून और सैकड़ों अनाम जाति हैं। लेकिन किंतु कुछ समय के पश्चात जो वे हमारी संस्कृति में घुल मिल गए, मतलब कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो हमारी संस्कृति में घुल मिल गई और वर्तमान भारतीय संस्कृति जो है विभिन्न संस्कृतियों तथा तत्वों के सम्मिश्रण है। मतलब अभी जो हमारा संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो विभिन्न शक्तियों, विभिन्न जातियों का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि यहाँ विभिन्न तरह के शक्तियों का यह सम्मिश्रण है जो एक सूत्र में बंधी हुई, जो किससे बंधी हुई, जो एक सूत्र में बंधी हुई है। और यह एक वास्तविकता है कि इस प्रकार के उच्च आदर्शों से युक्त बहुमूल्य एकता भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब कि यह एक वास्तविकता है
सच्चाई है कि यहाँ के जो आदर्श है, यहाँ का जो युक्त है, ये बहुमूल्य एकता का भारतीय संस्कृति क्या है, एक महत्वपूर्ण विशिष्टता रखता है। उसके बाद भारतीय संस्कृति जो है आकार एवं समय अवधि में विश्व की अन्य संस्कृतियों में सर्वोत्तम है। मतलब भारतीय संस्कृति जो है आकार में और समय अवधि में जो है विश्व की जो अनेक संस्कृति है उसमें जो है सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। केवल चीन ही कुछ अंशों में अपनी संस्कृति की रक्षा कर सका और भारतीय संस्कृति की शक्ति एवं ऊर्जा उसकी भारतीयता की भावना में निहित है और विभिन्न एकता इसका मूल स्रोत है, जो कि राष्ट्रीय जीवन में बहुसंख्यक धागों मतलब सूत को परस्पर बांधे हुए हैं। यहाँ जो नारा है, हम भारतीय का जो नारा है वो है जियो और जीनो दो के सिद्धांत पर काम करते हैं। मतलब भारतीय का जो सिद्धांत है, भारतीय का जो नारा है क्या है, जियो और जीनो दो। ये आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। हम भारतीय का जो नारा है वो क्या है, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, जो सहिष्णुता के उच्च आदर्शों पर मतलब आधारित है। जो क्या है, ये जो जियो और जीने दो जो सिद्धांत है ये विश्वास करता है जो कि एक सहिष्णुता मतलब कि सहने की शक्ति हो और उच्च आदर्शों पर क्या हो, आधारित हो। और कभी कभी अनावश्यक सहनशीलता व्यक्तियों क्या करता है, सामाजिक हित के प्रतिकूल होती है, जिससे बड़ा नुकसान तथा उत्पीड़न होता है। जीवन मूल्यों के प्रति उपेक्षा, अनावश्यकता तथा तटस्थता का भाव उसका कारण है। भारतीय इतिहास में परिवर्तन में क्या हुआ, अंतर्हित हुआ, जिसमें एक तथ्य है कि सच्ची तथा सशक्त संस्कृति एकता विश्व बंधुत्व को संचित करती है और संस्कृति की एक अवधारणा कॉन्सेप्ट, अवधारणा मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो साधारण ढंग से एक इकाई के रूप में परिभाषित नहीं की जा सकती है। सभ्यता समाज का एक अंग है जो समाज निर्देशित संस्था है। सभ्यता क्या है, सभ्यता हमारा एक समाज का अंग है जो समाज निर्देशित संस्था है, जो संस्कृति के लिए अनुकूल परिस्थितियों को सृजन करती है। अतः हम सभ्यता से रहित संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, किंतु उक्त कथन सभ्यता के संबंध में लागू नहीं होता है। वो देश भी सभ्य हो सकते हैं जहां अभी भी संस्कृति का विकास नहीं हुआ है। यूरोपीय देशों में जनसमूह एवं वर्गों के गुणों में विभिन्नता पाई गई है जो भारत में नहीं देखी गई है। भारतीय संस्कृति जो एक अटूट एकता और निरंतरता का प्रशंसनीय है और भारत में हिंसात्मक तथा अचानक विखंडन नहीं हुए हैं। संस्कृति की स्थिर विकास यहाँ पर विस्तार के कारण फल फूला है और इसके फलस्वरूप समाज के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों को फैले हुए हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी जो है इस कहानी को अच्छे से समझ रहे होंगे और सभी के ब्रेन में और दिमाग में ये कहानी घुस भी रही है, ताकि आप लोगों को ये बाद में प्रॉब्लम ना हो और आप सभी को ये कहानी अच्छी से याद हो रही होगी कि इस कहानी में क्या है। और इसी के आधार पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको मैं एक दो क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन बचता है आपके बुक का उसको आपको अपने से रिकवर करना है और उसका आंसर आपको अपने से ढूंढना है और उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस कहानी से होगा, बस बरसाते आपको इसका रूपांतरण करना होगा। तो भारतीय संस्कृति क्या हुई, भारतीय संस्कृति एक अटूट एकता तथा निरूपता का प्रशंसनीय है और भारत में हिंसात्मक तथा अचानक विखंडन नहीं हुए हैं। संस्कृति के स्थिर विकास तथा विस्तार जो यहाँ पर फल फूला, जो आपको कहते हैं प्रलंबित है, जिसके कारण फलस्वरूप समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों में फैला गया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सेशन की ओर बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है या पूछे जाते हैं या कभी पूछे भी गए हैं। तो हम लोग इसी सभी क्वेश्चन को लेके हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव सेशन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप सभी तैयार हो चुके होंगे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देने के लिए और इसकी ओर बढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला आपके सामने मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जिसका आंसर देना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और आप लोग इस क्वेश्चन की तैयारी भी अच्छे से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश हैज बीन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडियंस इन ऑल सरफेस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द एसे द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब भारतीय सभ्यता की एक एकता, मतलब डैश हैज बीन गाइडिंग प्रिंसिपल। तो इसका सारांश का मतलब हुआ कि हम दी यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर मतलब भारतीय संस्कृति को जो एकता है, ये जो निबंध है भारतीय संस्कृति की एकता जो निबंध है उसके अनुसार जो है आपको भारतीय संस्कृति का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है इंडियन के लोगों का सरफेस का। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, पहला है लाइव एंड लेट लाइफ, मैंने आप लोगों को बताया था। वर्क इज वर्कशिप, हेल्थ इज वेल्थ,
और डी में ऑप्शन है हमारा नॉन ऑफ द, जिसको मैंने आप लोगों को बताया भी था और था प्रिंसिपल था भारतीय लोगों का, जो मैं आप लोगों को अभी डिस्कस किया था जस्ट 1 मिनट पहले, और मैं इसको बार बार रिपीट भी किया था। मतलब दी यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो चैप्टर है, इसके अनुसार इसके गाइडिंग प्रिंसिपल, इसके मूल सिद्धांत क्या है, मतलब भारतीय संस्कृति की एकता का मूल सिद्धांत हमारा क्या है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या है, जियो और जीने दो। क्या सिद्धांत है, जियो और जीने दो, मतलब लाइव एंड लेट लाइफ। इसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर, लाइव एंड लेट लाइफ, मतलब जियो और जीने दो प्रिंसिपल सिद्धांत पर ये ऐसे है अकॉर्डिंग टू द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। Life and let life has been the guiding principle of the Indians of all surface of the life according to the unity of Indian culture। अब अपने हम सेकेंड में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। सेकेंड में क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर। यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर के राइटर कौन है। ए में ऑप्शन है हमारा लियो टोल्स्टॉय, बी में हमारा हुमायूं कबीर, सी में हमारा सत्यजीत राय और डी में ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें, हु इज द राइटर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बार बार रिपीट कर दिया हूँ कि लेखक के नाम आप लोग याद रखेंगे, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हु इज द राइटर ऑफ इंडियन कल्चर, तो इसके सही आंसर होगा हुमायूं कबीर। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर हुमायूं कबीर। क्या होगा इसका सही आंसर, बी नंबर हुमायूं कबीर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के राइटर है। इसका क्या होगा, लाइव एंड लेट लाइफ 1 का आंसर होगा, 2 का आंसर होगा हमारा हुमायूं कबीर। क्या होगा, हुमायूं कबीर। अब अपने हम थर्ड में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। थर्ड में क्वेश्चन है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज एडेप्टेड वर्जन ऑफ हुमायूं कल्चर लेक्चर डिलीवर्ड इन। ये जो लेक्चर है हमारा द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जो ऐसे है, जो भाषण है, एडेप्ट वर्जन, इस वर्जन का जो है दी हुमायूं कबीर जो है, इसका कहाँ डिलीवर किए थे इस भाषण को। ये जो भाषण है दी यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, उसको हुमायूं कबीर कहाँ दिए थे, कहाँ डिस्पैच किए थे। ए में ऑप्शन है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी में हमारा है बड़ौदा यूनिवर्सिटी, सी में ऑप्शन है हमारा VKS यूनिवर्सिटी और डी में हमारा है नन ऑफ दिस। तो दी यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो है एडेप्ट वर्जन है, इसको हुमायूं कबीर जो है कहाँ डिलीवर किए थे, मतलब ये भाषण उसने कहाँ दिया था। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें कि 4 का हमारा सही आंसर क्या होगा। सो दोस्तों थर्ड का सही आंसर क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को ये बार बार रिपीट और शुरू के लाइन में ही रिपीट किया था कि दी यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो है एडेप्टेड वर्जन कहाँ हुमायूं कबीर इस लेक्चर को, इस भाषा को डिलीवर किए थे। तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। किस यूनिवर्सिटी में, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही होगा, बड़ौदा यूनिवर्सिटी। क्या होगा, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में जो है दी यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का जो भाषण है यह डिलीवर किया गया था। अब अपने हम 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है वेयर डिड हैव ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज। क्वेश्चन हमारा है वेयर हैव ओल्ड सिविलाइजेशन, मतलब बूढ़े सिविलाइजेशन, एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज। अमेरिका, इंग्लैंड, इंडियन एंड चाइना और डी में हमारा है नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग इस क्वेश्चन का दें कि एक पुराने सभ्यता जो जिंदगी है, जो चेंज है, उसको कौन नहीं चेंज किया। तो 4 का आप लोग सभी आंसर देना चालू करें कि ओल्ड सिविलाइजेशन के कल्चर को, ग्रोन को अभी तक किसने चेंज नहीं किया, जिसमें हल्का फुल्का चेंज हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा इंडिया एंड चाइना। क्या होगा, इंडिया एंड चाइना में जो है आपको किसी भी तरह के चेंजिंग नहीं की गई है, मतलब यहाँ इंडिया और चाइना में किसी भी तरह के सिविलाइजेशन में चेंजिंग नहीं की गई, थोड़ा बहुत अडेप्ट किया गया है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है कल्चर इज ऑलवेज इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंथ इन वेरिंग इंपोर्टेंस एंड वैटिलिटी। इसका हिंदी होगा हमारा संस्कृति हमेशा अलग महत्व और जीवन शक्ति के किसमें एक जटिल है। 2, 3, 4 मेनी, मतलब संस्कृति हमेशा अलग अलग महत्व है और के जीवन किस्म की शक्ति एक अटल एवं जटिल है। कितनी जटिल है, 1 जटिल है, 2 जटिल है, या 3 जटिल है, या 4 जटिल है, बहुत अधिक जटिल है। तो 5 का आप सभी आंसर देना चालू करें। 5 का सही आंसर हमारा क्या होगा, कल्चर इज ऑलवेज ए कम्प्लेक्स स्ट्रेंथ ऑफ वेरिंग इंपोर्टेंस एंड वैटिलिटी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर मेनी, मतलब बहुत सारे जो है स्टैंडर्ड वेरिंग होते हैं, इंपोर्टेंस होते हैं, जिसमें चेंजिंग संभव नहीं है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा मेनी होगा। क्या होगा? मेनी। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? मेनी। इसका सही आंसर होगा हमारा होगा आपको। तो कल्चर एंड ऑलवेज कम्प्लेक्स स्टैंड वेरी इंपॉर्टेंस एंड वेराइटी इज मेनी। अब अपने हम 7 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है इन इंडिया, मतलब इंडिया में, भारत में, द डिफरेंस बिटवीन द मैसेज एंड क्लासेज इज नॉट ऑन द क्वांटिटी और इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी, फूड, ड्रेस, हेयर। मतलब इंडिया में जो डिफरेंस, पीपुल के बीच जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसको किस तरह से आंका जाता है, उसकी एक क्वालिटी क्या होती है, किस आधार पर उसका इन्फॉर्मेशन पता लगाया जाता है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, वो किस टाइप का आदमी, इस तरह किस टाइप से कहा जाता है। तो 6 का ऑप्शन होगा हमारा आपको ए नंबर, अपॉर्चुनिटी। इंडिया जो डिफरेंस होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी एक क्लास की। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर, अपॉर्चुनिटी। मतलब इन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड क्लासेस इज नॉट ऑन द क्वालिटी और एट इन द इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इंडियन कल्चर इज राइज, ब्यूटीफुल, ब्लेंड मेनी कल्चर, फ्लेक्सिबल। मतलब भारतीय सभ्यता किस तरह की है? रिगाइड है, ब्यूटीफुल, सुंदर है, ब्लेंड मेनी कल्चर, मतलब बहुत सारे कल्चर को मिलकर बनाया गया है, फ्लेक्सिबल है। तो उसका 7th का आप लोग सभी आंसर देना चालू करें कि इंडियन कल्चर किस टाइप का कल्चर है। मतलब रिगाइड है, मतलब अलग टाइप का है, ब्यूटीफुल, सुंदर है, फ्लेक्सिबल, जो बार बार चेंज होता है, ब्लेंड मेनी कल्चर, मतलब बहुत सारे कल्चर को मिलके। तो 7th का सही आंसर होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं सी नंबर। क्या होगा? 7th का सही आंसर होगा हमारा सी नंबर, ब्लेंड मेनी कल्चर। क्या होगा? ब्लेंड मेनी कल्चर। अब अपने हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है दे कैन बी नो कल्चर विदाउट, मतलब 8 नंबर क्वेश्चन है दे कैन बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, वार्स, सेकुलरिज्म। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना चालू करें। देयर कैन बी नो कल्चर विदाउट, किसके बिना कल्चर? विदाउट है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर, सिविलाइजेशन। क्या होगा? 8 का सही आंसर हमारा ए नंबर, सिविलाइजेशन। देयर कैन बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन। अब हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसके 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूं, आपको समझा देता हूं, ताकि बाद में आप लोग इसको अपने से बना लें, इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हु इज द इंडियन कल्चर डिफरेंट बिटवीन द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज। मतलब भारतीय सभ्यता जो है ये दूसरे तरह की जो सभ्यता है, दूसरे तरह का जो डिफरेंस कल्चर है, उसकी सभ्यता से किस तरह से भिन्न है भारतीय सभ्यता। ये हमारा यहाँ का भी का टॉपिक है कि भारतीय सभ्यता किस तरह के कंट्री से चेंजिंग है, किस तरह से इसमें कल्चर में चेंजेज है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, इंडियन कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज। इंडियन मेनी कल्चर हैज यूनिक कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। भारतीय सभ्यता जो इसके पास मेनी तरह के अनेक तरह की यूनिक कैपेसिटी है, क्षमता है, जो बहुत तरह के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को झेल सकता है। मेनी ट्राइब्स देयर ओवन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कम टू इंडिया। मतलब भारतीय सभ्यता में बहुत सारे लोग आए और गए। आवर कल्चर एब्जॉर्ब दी इन्फ्लुएंस, मतलब यहाँ के जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, वो कभी भी चेंज नहीं हुई, ना ही इन्फ्लुएंस हुई। देयर इज यूनिटी ऑफ डिवर्सिटी, मतलब ये भारतीय एकता का एक प्रतीक है, द यूनिटी ऑफ डिवर्सिटी। अनलाइक द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज, मतलब दूसरे देश की जो सभ्यता से कंपेयर किया जाएगा, तो इंडियन कल्चर हैज एक्सटेंसिव एज इट सिविलाइजेशन शेप, और दे इंडियन सोसाइटी हैज कैपेसिटी टू रीएडजस्टमेंट एंड टॉलरिज्म। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाई इज द इंडियन कल्चर डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज। तो इस क्वेश्चन की आप लोग तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ये क्वेश्चन 2015 में आप लोगों से पूछा गया था। अब आते हैं व्हाट डिड हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन। वो सिविलाइजेशन को डिफाइन हुमायूं कबीर ने क्यों किया? तो सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी व्हिच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। मतलब सिविलाइजेशन जो है ऑर्गेनिक ऑफ सोसाइटी क्या है? कल्चर का एक साधन है। देयर कैन बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन बट देयर मे बी सिविलाइजेशन व्हिच नॉट हैव डेवलप्ड देयर कल्चर। तो आज की क्लास में हम लोग यही रखते हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास की है, नीचे देखिए आपको अटेंडेंस लिंक मिला होगा, आप लोग उसमें अटेंडेंस बना दीजिएगा। शाम में 7 बजे आज हमारा केमिस्ट्री का क्लास है, तो आप लोग शाम में 7 बजे भी केमिस्ट्री की क्लास को जुड़िएगा, और 8 बजे हम लोग ज्योग्राफी की क्लास को करेंगे। मतलब कि सॉरी दोस्तों, 7 तो बज चुका है हमारा, मतलब कि कल के क्लास में हम लोग 7 बजे केमिस्ट्री की क्लास को देखेंगे, और कल की क्लास में हम लोग इसके
उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी की क्लास को आज शाम में देखेंगे। मतलब कि अभी हम लोग 7 बजे क्या करेंगे, 7 बजे आज हमारा क्लास है जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के 4 चैप्टर कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग 8 बजे आपको इंग्लिश के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। कल भी हमारा इसी तरह से क्लास होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।